एजीएम हॉस्पिटल बिलरिया की चुंगी शहर आजमगढ़। हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इकराम से संपर्क करें। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां मुबारकपुर विधानसभा के सोनपुर में तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे। तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति अनावरण के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य सोनपुर में मैत्रेय प्रगतिशील मंच की ओर से आयोजित गोष्ठी में भाग लिए, जहाँ पर मैत्रेय प्रगतिशील मंच के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य को फूलों का माला पहनाकर जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर आए हुए लोगों को संबोधित किया, जहां पर लोगों की एक भारी भीड़ मौजूद थी। गोष्ठी की अध्यक्षता दुर्गा यादव और संचालन रामविलास मौर्य ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लक्ष्मण यादव थे, जिन्होंने एक भारी भीड़ को संबोधित किया। कार्यक्रम के समापन के बाद मैत्रेय प्रगतिशील मंच के संयोजक करुणाकांत मौर्य ने जनता का आभार व्यक्त किया। मीडिया से बातचीत करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या बातें कही हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। और सफल कार्यक्रम के बाद करुणाकांत मौर्य ने क्या बातें कही हैं, वह भी हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। सर, आज के कार्यक्रम को लेकर और क्या कहना है, इसका उद्देश्य क्या है और सामाजिक न्याय की लड़ाई में क्या जो दलित है, पिछड़े हैं, जो शोषित है, उनको जो सामाजिक न्याय की लड़ाई में उनको दूर रखा गया है, ये सरकार जो उनके साथ क्या करेगी। जिस तरीके से केंद्र और प्रदेश सरकार का आरक्षण विरोधी का रहा है, जब से भाजपा सरकार आई है, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्गों के आरक्षण को लगातार खत्म करती जा रही है। यहाँ तक कि कभी कभी तो शून्य की स्थिति में पहुँचा दे रही है। मनमाने तरीके से संवैधानिक मर्यादाओं को तार करके अपने चहेतों को नियुक्ति पत्र दे रही है। उसको देखते हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भाजपा का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो धोखा है। इस नारे में फंसा करके एक एक करके सभी समाज के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, विश्वास का कत्लेआम कर रहे हैं। और सही मायने में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्गों को भाजपा के लोग हिंदू समझते ही नहीं। अगर हिंदू समझते होते, आरक्षण पर तलवार नहीं चलाते, आरक्षण को खत्म नहीं करते, इनके साथ सौतेला व्यवहार नहीं करते। आज सौतेला व्यवहार हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार की सोच अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्गों के विरोध में है। क्या सर, आपने कहा कि हिंदुत्व एक धोखा है, तो इस पर क्या कहें? स्वाभाविक रूप से जब हमारा देश कभी हिंदुत्व था ही नहीं, हिंदू राष्ट्र था ही नहीं, तो हिंदू राष्ट्र की मांग करना, हिंदुत्व की मांग करना, जनता की आंख में धूल झोंकना है। अगर वाकई में सरकार अपना धर्म निभाती है तो बेरोजगार नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, इसका रास्ता तय करना चाहिए। महंगाई पर प्रभावी अंकुश कैसे लगे, इसका रास्ता निकालना चाहिए। जीएसटी का दुरुपयोग न हो, व्यापारियों का दोहन न हो, इसके लिए उपाय निकालना चाहिए। आज सरकारी विभाग बेचे जा रहे हैं। जिन सरकारी विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीद होती है, उनको उद्योगपतियों के हवाले किया जा रहा है। भाजपा सरकार आज़ादी के बाद पहली एक ऐसी सरकार है जिसने देश के सारे बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी, यहाँ तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दिया। अभी तो इन्होंने शुरुआत किया है। अगर कुछ दिन और रह गए तो देश के सारे विभाग एक एक करके अदानी और अंबानी के हवाले चले जाएंगे, जहां पर कभी भी नौजवानों को सरकारी नौकरियां मैसर नहीं होंगी। जिस तरह से लव जिहाद, हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, जात और धर्म की सियासत हो रही है, क्या वाकई में लोकतंत्र और संविधान खतरे में? स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने असफलताओं पर पर्दा डालने के लिए लव जिहाद, हिंदू मुसलमान, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है। सही मायने में लोग बेरोजगारी पर चर्चा न करें, महंगाई पर चर्चा न करें, आज अराजकता पर चर्चा न करें, गुंडा राज पर चर्चा न करें, छुट्टा जानवरों के आतंक पर चर्चा न करें, और साथ ही साथ सरकारी विभाग जो बेचे जा रहे हैं उस पर चर्चा न हो। इसीलिए ये शॉर्टकट लोगों को गुमराह करने के लिए कभी लव जिहाद, कभी हिंदुत्व,
कभी हिंदू राष्ट्र की बात करके, कभी हिंदू मुसलमान की बात करके समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्य मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो अब जगह जगह अभियान चला रहे हैं। मोदी सरकार के 9 साल जश्न मना रही है बीजेपी सरकार जो है, इस पर क्या कहना है? देखिए, 2024 बीजेपी की विदाई का वर्ष होगा। किसी भी हालत में हम सभी विपक्ष के लोग मिल करके भाजपा को इसलिए उखाड़ फेंकेंगे कि आज भाजपा के रहते देश भी खतरे में है, लोकतंत्र भी खतरे में है, संविधान भी खतरे में है। क्योंकि संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का ये सरकार जिस तरीके से मजाक उड़ा रही है, जिस तरीके से उनके निर्देशों की अवहेलना कर रही है, जिस तरीके से संविधान को तार तार करके आरक्षण को खत्म कर रही है, स्वाभाविक रूप से ये बहुत बड़ा खतरा है संविधान पर, देश पर, लोकतंत्र पर। इससे बचाने के लिए भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाना जरूरी है। आज देश कहाँ पे खड़ा है सर? देश को कहाँ देखते हैं आप? जब आज़ादी के बाद ये पहली ऐसी सरकार है जो राष्ट्रीयकृत विभागों को निजी हाथों में बेच रही है, तो स्वाभाविक रूप से इतनी गई गुजरी सरकार आज तक कभी कोई नहीं आई जो सरकारी विभागों को उद्योगपतियों के हवाले कर रहा हो। पहले की सरकारें निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करती थी, ये सरकार राष्ट्रीयकृत विभागों को निजी हाथों में दे रही है, ये उल्टी गंगा बहा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये देश के नौजवानों के साथ धोखा है कि जिन सरकारी विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए वो आज अदानी के हवाले हो रहे हैं, अंबानी के हवाले हो रहे हैं, निजी हाथों में बेचे जा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी, करप्शन पर यह सरकार बात क्यों नहीं कर रही? इसीलिए सरकार जानती है कि अगर हम बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी, गरीबी, लाचारी, अराजकता पर बात करेंगे तो पिट जाएंगे। इसीलिए वो लोगों को धार्मिक मुद्दों पर फंसा करके हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलकर, लव जिहाद का खेलकर, हिंदू राष्ट्र की खेलकर यह लोगों को भटकाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन हम लोगों को सावधान करने में लगे हैं। सर, गौतम बुद्ध जो इंसानियत के अलमबरदार थे, शांति के प्रतीक थे, काशी राम है, इसी तरह जो हमारे पूर्वज थे, जो महापुरुष थे, जिन्होंने हिंदू मुसलमान आपसी भाईचारा, इंसानियत का, मानवता का दर्ज दिया, उद्देश्य को लेकर आगे बढ़े, तो आज उसकी बात क्यों नहीं हो रही है? इसको लेकर क्या कहना आप? स्वाभाविक रूप से हमारे देश से ही वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरे देश में गया था। हमारे देश की संस्कृति रही है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। हमने बचपन में भी देखा गांव में कि जब हम लोगों के यहाँ दिवाली होती थी, होली आती थी, तो मुस्लिम समाज के लोग हमारे यहाँ गुजिया खाने आते थे, और जब मुसलमानों के यहाँ ईद होता था तो हमारे लोग उनके यहाँ सेवई खाने जाते थे। आज हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा करके वो जो भाईचारा था उसका कत्लेआम किया जा रहा है। तो ये बुद्ध की धरती है जहाँ से इंसानियत का पैगाम पूरी दुनिया में गया। आज पूरे विश्व में भारत की पहचान इसलिए है कि भारत में बुद्ध पैदा हुए थे, और बुद्ध के विचारों से दुनिया के सैकड़ों देश आज भी बुद्ध के रास्ते पर चल रहे हैं, उनके विचारों पर चल रहे हैं, और भारत की पहचान भी बुद्ध से है, बुद्ध के विचारों से है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, बुद्ध की धरती पर इंसानियत को बांटने का काम बंद होना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी इंसानियत का कत्लेआम करने पर तुली है, इंसानियत को बांटने में लगी हुई है, भाईचारे का कत्लेआम कर रही है, और भाईचारे को जाति धर्म की दुहाई दे करके दो पार्ट में बांटने की कोशिश कर रही है। तो 2024 में कोई चुनौती नहीं रहेगी? महंगाई, बेरोजगारी 2024 में भाजपा की विदाई होना तय है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा को मुंह की खानी पड़ी, कर्नाटक में भी भाजपा को बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ा। अब जितने भी चुनाव होंगे भाजपा की उल्टी गिनती की शुरुआत हो चुकी है, हर जगह मुंह की खानी पड़ेगी, और लोकसभा के चुनाव में इनकी हमेशा के लिए विदाई होगी। आप तो दलितों, पिछड़ों की बात करते हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं, आवाज़ उठाते हैं, ओबीसी की आवाज़ बनते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। जो ये हिंदू मुसलमान, जात बिरादरी, मंदिर मस्जिद की सियासत हो रही है, तो ये जो समाज है, दलित है, पिछड़ा है, ओबीसी है, ये जो जनता है, इनकी समझ में कब आएगा? इनको समझाने के लिए हम जगह जगह जा रहे हैं, और ये लगातार अभियान चलता रहेगा। आज जो कार्यक्रम हुआ सोनपारा में, उस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना है, और उसकी सफलता को लेकर जो है कैसा कार्यक्रम रहा? आज का जो कार्यक्रम मूर्ति अनावरण का
शोनपाल विधानसभा मुबारकपुर में रखी गई थी वो बड़े ही भव्य तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट माननीय श्याम प्रसाद मौर्य जी उपस्थित रहे और उनके कर कमलों द्वारा ही मूर्ति का अनावरण किया गया। साथ ही साथ उसमें कार्यक्रम में लक्ष्मण यादव मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। उनकी बातों को लोगों ने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना। उसके साथ पूर्व मंत्री राकेश मौर्य जी भी कार्यक्रम में रहे। उन्होंने बहुत ही विस्तृत तरीके से अपनी बात को रखा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने आज जो परिस्थितियां हैं और देश की जो स्थिति है इस पर भी प्रकाश डालने का काम किया और लोगों से अनुरोध किया कि आप तथागत बुद्ध को अपना करके ही उच्च जीवन प्राप्त कर सकते हैं और इस देश और प्रदेश की जनता की भलाई इसी में है कि आप तथागत बुद्ध को की तरफ बढ़ें। और लोगों से अनुरोध किया कि आप लोग अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं, जिससे जो शिक्षा है उसको बांटा नहीं जा सकता। तो सभी लोगों से उन्होंने अनुरोध किया है कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और आज की जो परिस्थिति है उस पर भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। समाज में जो ज़ात बिरादरी का जो जहर फैला हुआ है और ऊंच नीच भेदभाव, तो इसको समाप्त करने के लिए आज किसके आदर्शों को और किसकी शिक्षा की ज़रूरत है? निश्चित तौर पे तथागत गौतम बुद्ध ने ये नारा दिया था, मानव मानव एक समान। इस धरती पे जो भी मानव पैदा है वो सारे एक समान है, न कोई ऊंच है न कोई नीच है। जातियाँ तो जानवरों में पाई जाती है लेकिन इंसानों में जातियाँ नहीं होती है। लेकिन कुछ चंद चालाक लोग अपने लोभ में समाज को बांटने का काम किए हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार इस पे जोर दे रहे हैं कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो। और आज पूरा देश उनको दलित बैकवर्ड के सारे लोग उनको अपना नेता मान रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में इस भारत देश में स्वामी प्रसाद मौर्य दलितों बैकवर्डों के इकलौते चेहरे होंगे, क्योंकि आज दलित बैकवर्ड की बात उठाने वाला इस देश और प्रदेश में कोई दूसरा नेता नहीं। आज भी बदले स्वरूप में, बदली परिस्थितियों में, भिन्न भिन्न रूपों में लड़ी जा रही है। आज कुछ ऐसे लोग जो जात पात छुआछूत ऊंच नीच के नाम पर इंसानियत का कत्लेआम करते हैं, इस देश के बहुसंख्यक समाज का शोषण करते हैं। यही नहीं, जात के नाम पर गाली देना, अपमानित करना, नीच कहना, अधम कहना अपनी शान समझते हैं। वही लोग आज भी समाज को बांटने की तरह तरह की तरकीबें खोलने का काम करते रहते हैं। सावधान रहना। आज इस तरीके से अलगाववादी ताकतें फिर से देश को बांटने की कोशिश कर रही है। हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू राष्ट्र की मांग करने के नाम पर देश को बंटवारे की ओर ले जाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिसने समय समय पर अखंड भारत का टुकड़ों टुकड़ों में बंटवारा किया। आप जानते हैं सम्राट अशोक के जमाने में हमारा भारत बहुत खुशहाल था, अखंड भारत था। वो भारत था जिसकी सीमाएं इराक और ईरान तक जाती थी, जिस भारत में अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था। यही नहीं, तत्कालीन बर्मा, श्याम,
बांग्लादेश थे, नेपाल भी था, भूटान भी था, वो विशाल भारत था सम्राट अशोक। ऐसे ही राज्यों ने समय समय पर अपनी स्वार्थ की पूर्ति में देश को बांटा, समाज को बांटा, धर्म का राग राग कर अधर्म किया, पाप किया, इंसानियत का कत्लेआम किया। अभी डॉक्टर लक्ष्मण जी ने एक सवाल आपके बीच में उछाला था, जिसने अखंड भारत का निर्माण किया, उसी मौर्य साम्राज्य के 10वें राजा बृहस्पति मौर्य की हत्या किसने की? इतिहास के छात्र ये जानते होंगे कि किसी और ने नहीं किया। उस समय राजा बृहस्पति मौर्य ने जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास जताया था, सेनापति बना करके पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग मुसलमान नहीं था, ईसाई नहीं था, जात का ब्राह्मण था, जिसने सम्राट बृहस्पति को सुप्तावस्था में शयनागार में जब सो रहे थे, उस समय सोते हुए उनकी हत्या की। ये इनका असली रूप है। और जब भारत पाकिस्तान के बंटवारे की बात करोगे, यही धर्म के ठेकेदार जो उस समय हिंदू महासभा बना करके हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, उसकी उसी की रिएक्शन में पाकिस्तान की मांग पड़ी। साथियों, आज भी वो कौन से लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? वो लोग हैं जो भारतीय संविधान के दुश्मन हैं, जो इस देश के दुश्मन हैं, जो इस देश को बांटने की फिराक में हैं, और साथ ही साथ वो इंसानियत के दुश्मन जो समय समय पर धर्म की आड़ में कत्लेआम कर अपना वर्चस्व ये ठिकाने स्थापित करने में लगे रहते हैं। ऐसे भूखे भेड़ियों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। ये सही मायने में आस्तीन की वो शान है जो धर्म की दुहाई देकर आपको अपना हितैषी बताकर आपको डसने में रंग मात्र भी संकोच नहीं करते। इसलिए साथियों, आज के अवसर पर मैं आपको कहना चाहता हूं, आज जिस समय पूरे देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हो, सत्ता पद को नौजवानों के रोजगार की चिंता करनी चाहिए, चिंता न करके वो बात करते हैं लब जिहाद, बात करते हैं हिंदू मुसलमान की। मैं कहना चाहता हूं, एक बहुत बड़े मठाधीश जिनके प्रवचन में लाखों लाख की भीड़ होती है, दर्जनों लड़कियों ने दुराचार बलात्कार के ऊपर आरोप लगाई, आज जेल में सड़ रहे हैं। वहां लब जिहाद आपको नहीं दिखाई पड़ता। दक्षिण भारत में देवदासी प्रथा कोई धर्म के ठेकेदार कभी निंदा क्यों नहीं करते? क्योंकि उसमें उनकी स्वार्थ की पूर्ति होती है। आज जब देश में नौजवानों को नौकरी देने की बात आती है तो बात मान जाते हैं लब जिहाद के नाम पर और हिंदू मुसलमान के नाम पर आपका दिमाग दूसरी तरफ घुमा देते हैं। जब आज एक और कहते हैं कि ये सारे के सारे आदिवासी दलित पिछड़े हिंदू हैं, तो मैं कहता हूं
कि अगर आदिवासी दलित पिछड़े हिंदू हैं तो इनके आरक्षण पर तलवार क्यों चला रहे हैं, इनके आरक्षण के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के आरक्षण को शून्य किया जा रहा है। एक दो उदाहरण दूंगा। अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय में 117 प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती हुई। 117 पद पर 117 में से मात्र 6 पदों पर आरक्षित वर्ग के लोगों को समेट दिया गया, यानी 6 पद पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और उसी में एक अल्पसंख्यक, यानी जिसकी हिस्सेदारी 90% होनी चाहिए उसको दे रहे हैं 117 में 6 पद, और जिसकी हिस्सेदारी 10 होनी चाहिए उसको मिल रहा है 117 में से 111 पद, और 111 पद में से 71 पद माननीय मुख्यमंत्री जी की बिरादरी वाले। वो तो कहते हैं, हम तो उनको जानते थे योगी है, लेकिन वो कहते नहीं हम छत्री हैं। अरे भाई, छत्री हो या योगी हो, पहले ये तय कर लो तुम्हारा रूप क्या है। इसलिए योगी रह करके अगर कोई छत्री बनने की बात करता है तो इसका मतलब है वो जोगी नहीं है, जोगी के देश में ढोंगी है, इसलिए कुछ नहीं हो सकता। इसलिए साथियों, ऐसे लोगों के चेहरों को पहचानना पड़ेगा। एक दूसरा उदाहरण देता हूं। बीएचयू IIT पोस्ट ग्रेजुएशन में 8 बच्चों का दाखिला होना था। टेस्ट हुआ, 8 सीटें थी, 8 बच्चे चयनित हुए। 8 में से 8 में एक भी शेड्यूल कास्ट का नहीं था, एक भी शेड्यूल ट्राइब का नहीं, मात्र एक लड़का बैकवर्ड क्लास का था, प्रजापति समाज का। डॉक्टर साहब, 8 में से 5वें नंबर की मेरिट पर था, 5 के पहले 4 ले लिए गए, 5 के बाद 3 ले लिए गए, 5वें को रिजेक्टेड कर दिया गया, यानी 8 में से एक ही पिछड़ा प्रजापति समाज का था, उसको दाखिले से बाहर कर दिया गया। शेष 7 जो सभी समाज के थे उनका दाखिला ले लिया गया। अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का दे। ये है इन धर्म के ठेकेदारों का जहर, जो इनकी करनी के माध्यम से जनता के बीच में एक एक करके उजागर हो रही है। तो मुझे लगता है कि इस पूर्वांचल की मिट्टी में, इस आजमगढ़ की मिट्टी में न जाने कौन सी ऐसी ताकत है कि बहुत कोशिश की गई पूरे देश में सांप्रदायिकता और धर्म के नाम पर दंगा करवाने की कोशिश तो यहाँ भी बहुत की गई, लेकिन यहाँ कभी उस तरह की नफरत की खेती नहीं हो पाई, मोहब्बत की खेती ही जिंदा रही। इसलिए मुझे अपने इलाके, अपने शहर पर बड़ा नाज होता है। और उस समय जिस इलाके में हम हैं, ये मुबारकपुर और आसपास का इलाका, यहाँ तो लंबे समय से रिश्ता है उत्पादन संबंधों का, रिश्ता है अपनी विरासत का, और सब मिल करके रहे। और अब जिस वक्त में दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां अगर किसी की बनी पूरी दुनिया में आज तक, तो उस शख्स का नाम इस आइडिया ऑफ इंडिया भारत के बनाने वाले लोगों में सबसे पहली रोशनी में मानता हूं
तो उन्हीं की है। वो है तथागत बुद्ध, जिनकी वजह से पूरी दुनिया को एक ज्ञान, तर्क, विवेक, करुणा, मैत्री और तर्क का पैगाम गया। दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां तथागत बुद्ध की बनी, और दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां अगर तोड़ी गई किसी की तो वो थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी मूर्तियां सबसे ज्यादा तोड़ी गई। अब मैं इस रिश्ते को देखना चाह रहा हूं, ऐसा क्यों हुआ? और खुद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कह गए कि मुझे मूर्तियों में मत खोजना, मैं तुम्हें किताबों में मिलूंगा। और हम लोग भी मूर्ति पूजा के विरोधी और मूर्तियों की संरचना के विरोधी लोग, कबीर साहब से लेकर के पूरी विरासत इसकी है। लेकिन उसके बाद जब मैं अपने इतिहास को पढ़ता हूँ देश और दुनिया के, तो मुझे लगता है कि मूर्तियां न होती तो इतनी बड़ी वैचारिक क्रांति गांव गांव पहुंच ही नहीं पाती। इसलिए इन मूर्तियों की बहुत बड़ी अहमियत है, और इसलिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। किताब तो बाद में पहुंचती, और उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में तो बहुत क्रांति हुई। आप मंदिर मंदिर मस्जिद मस्जिद लड़ रहे होते हैं, तो वहां पर कोई मुख्यमंत्री बनता है और कहता है कि मंदिर के पुजारी का भी परीक्षा होगी और हर जात बिरादरी का आदमी पुजारी बनेगा। ये कहीं जाति वाला क्यों बनेगा? तो दक्षिण भारत में देखिए अलग है। और एक राज्य था जहां ये नफरती पार्टी वाले लोग जीते थे, पिछले चुनाव में उनको वहां से भी हरा दिया, पूरा सुपड़ा साफ। इसलिए क्योंकि दक्षिण भारत में सामाजिक न्याय का आंदोलन मजबूत है। वहां के लोगों को अपनी ताकत मजबूत पता है कि शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, बिजनेस व्यापार चाहिए, आपस में मोहब्बत प्रेम चाहिए। उत्तर भारत में ये सामाजिक आंदोलन बहुत कम है। और अभी ठीक था हमारे पूर्व के वक्ता ने, उत्तर भारत में इस सामाजिक आंदोलन को विस्तार से जमीन तक ले जाने वाले नायक का नाम है मानवर कांशीराम। वो न होते तो ये आंदोलन बहुत पीछे होता। मानवर कांशीराम कहा करते थे कि बाबा साहब ने किताबों को जोड़ा, जो लिखना था वो फूले अम्बेडकर पेरियार ने लिख दिया, मुझे लोगों को जोड़ना। और मैं इस मंच पर, क्योंकि वक्त बहुत हो गया और हम भी सुनना चाहेंगे आदरणीय सांसद मौर्य जी को, और वो विस्तार से अपनी बात रखेंगे। मैं एक बात आपसे कहने आया हूं, मैं मानवर कांशीराम को क्यों याद करता हूं? 1956 का वक्त था, थोड़ा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वैचारिकी, फूले साहब की वैचारिकी को तथागत बुद्ध से जोड़ते हुए वहां से एक शब्द लिया था बहुजन। और बहुजन का अर्थ 85% वंचित, शोषित, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी वर्ग के, माइनॉरिटी के लोग, किसान, कामगार, कमेरा लोग, उन सबको एकजुट करना। और इसलिए मानवर कांशीराम 85 और 15 की बात करते थे। मैं सुन रहा था पिछले चुनाव का रुख बदला था, क्योंकि वैचारिक मंच है तो बहुत ज्यादा राजनीतिक बात नहीं होगी, लेकिन इशारे में थोड़ी बात तो होगी, क्योंकि वोटवा तो होंगे देवे के आना। यहाँ तो जय भीम बुलाई, वहाँ वोट कहीं और चले तो सरकार के वोट बन जाए। असली खेल तो इसका है ना। और इसलिए मानवर कांशीराम ने राजनीति को गुरु किल्ली कहा, मस्टर की। और उन्होंने कहा था कि अगर कुर्सी पर नहीं पहुंचोगे, वोट से लेंगे पीएम सीएम और आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। मानवर कांशीराम ने क्यों ये नारा लगाया? और वो नारा, वो वैचारिक लड़ाई भाई आज कहाँ खड़ी है? हम तो देखिए आप लोग वैचारिक लोग हैं, मंच पर वैचारिक लोग हैं, लेकिन ये करुणाकांत मौर्य जी और इनकी टीम इतनी मेहनत करके ये आयोजन की है। और ये आखिरी बात कह रहा हूँ, फिर हम लोग मंत्री जी को सुनेंगे। आज के समय में चाहते तो कोई जागरण और भागवत की कथा कहवाते तो लाखों की भीड़ ही आजमगढ़ में जुड़ जाती। और एक बाबा को याद आ, आजकल बाबाओं को बड़ा निशान आया। अभी नहा रहा हूँ, मौर्य जी ने क्या एक खेल किया, आज तो इनको तलवार भेंट हुई है। मैं देख रहा हूँ ये वैचारिक लड़ाई की तलवार। और मैं फक्र से कह रहा हूँ कि जो तस्वीर हमें भेंट हुई है, आज कुछ लोग कहते हैं कि हम इस देश को अखंड भारत बनाएंगे, जिसमें एक ही जाति, एक ही धर्म के लोग ताकत में रहेंगे। अरे दोस्तों, आपको ये पता ही नहीं कि ये
भारत बनाने वाला हमारा नायक चंद्रगुप्त मौर्य और उसे आगे बढ़ाने वाले अशोक का वंश है ये। सम्राट अशोक के आगे कौन सम्राट और कौन थी? जब ताकत दिखानी हुई तो ताकत दिखाई, और जब विचारधारा को दुनिया में फैलाना हुआ तो सम्राट अशोक ने पूरे दुनिया में उसको फैलाया। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।